हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 का, जिसमें हमने शेयर इशू करना जान गया है कि कंपनी जो अपने कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को जब फंड रेज करना होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, तो कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेती है। और पब्लिक से पैसा ले सकती है कंपनी दो तरीके से। एक शेयर इशू करके कंपनी अपने फंड को रेज कर सकती है, और दूसरा डिबेंचर इशू करके। तो शेयर के बारे में हम लोगों ने तमाम चीज़ें पढ़ ली है कि किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है। आपका सारा जर्नल एंट्री हम लोगों ने देख लिया है, किस तरीके से कंपनी का जर्नल एंट्री बनता है, कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, फिर फॉरफिटेड शेयर को री इशू किस तरीके से करती है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। साथ ही साथ हमने देखा कि कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है एट पार पे, एट प्रीमियम पे। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है कि कंपनी जो है शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले शेयर जो है वो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे तीनों पे इशू किया जाता था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ये कहा है कि कंपनी पार पे इशू कर सकती है, यानी अगर 100 रुपये का शेयर है तो वो 100 रुपये पे कर सकती है, या 100 रुपये के शेयर को 110 या 112 रुपये पे कर सकती है। लेकिन 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये से कम पर, यानी 90 रुपये या 80 रुपये पर जो है कंपनी वो इशू नहीं कर सकती है। क्लियर है। लेकिन जो री इशू है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे किया जा सकता है, जो फॉरफिटेड शेयर है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन था जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। तो किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है वो मैंने आपको बता दिया। अब कंपनी डिबेंचर कैसे इशू करती है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कंपनी शेयर इशू करती थी। इंस्टॉलमेंट आपका वही रहेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर में भी वही इंस्टॉलमेंट था, आपका डिबेंचर में भी वही इंस्टॉलमेंट रहेगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि वहां पर जो पैसे को ट्रांसफर किया जाता था वो आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल ऑनर का होता था। इसीलिए तो हम शेयर होल्डर को ऑनर ऑफ द कंपनी कहते थे। तो वहां पर जो हम ट्रांसफर करते थे आए हुए पैसे को, वो हम कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। यहां पर हम कैपिटल में ट्रांसफर ना करके यहां पर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी डिबेंचर अकाउंट में हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो यही अंतर है दोनों में कि एक आपका कंपनी का ऑनर है, दूसरा कंपनी का क्रेडिटर है। तो कंपनी को फंड रेज करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कंपनी अपने फंड को रेज करना चाहती है, तो इसका दो तरीका है, मैंने आपको बताया है। देखिए, ये है आपका कंपनी। अब कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो पैसे का रिक्वायरमेंट किस तरीके से कंपनी पूरा करेगी? एक तो कंपनी शेयर इशू करेगी। शेयर इशू करेगी तो जो पब्लिक के बीच में शेयर इशू करेगी, जो पब्लिक ने शेयर खरीदा, परचेज किया, वो बन जाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स। कौन बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। यानी शेयर को जिसने होल्ड किया, जिसने परचेज किया, जिसने पकड़ा, वो बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर, शेयर का क्या मतलब होता है? यहां पर शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी जितना शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किया, उनका उतना हिस्सेदारी हो जाता है कंपनी में। ठीक है। तो शेयर होल्डर का अगर हिस्सेदारी हो गया कंपनी में, तो इसका मतलब कि ये ऑनर ऑफ द कंपनी है, ये कहलाते हैं कंपनी के ऑनर। शेयर होल्डर क्या कहते हैं? क्योंकि कंपनी का हिस्सा मिल गया ना इनको, ये कंपनी का जितना इन्होंने शेयर खरीदा उतने परसेंटेज से इनको कंपनी में हिस्सा मिल गया, यानी कंपनी के ये ऑनर हो गए। और ऑनर को क्या मिलता है? तो ऑनर को मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है ऑनर को। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का अगर हिंदी मीनिंग आप देखोगे तो होता है लाभांश। लाभांश होता है। तो देखो, शेयर होल्डर ने शेयर परचेस किया तो मतलब कंपनी को फंड दिया, कंपनी को पैसे मिले, कंपनी के पास पैसे आए। इस कंपनी को जो है कंपनी किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी और वहां से क्या कमाएगी? तो कंपनी कमाएगी प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलेगा? ऑनर को, जिसे डिविडेंड कहते हैं। अब प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब हिंदी होता है आपका लाभ, और डिविडेंड का क्या हिंदी होता है? लाभांश।
यानी इस लाभ का अंश मिलेगा शेयर होल्डर को, यानी ऑनर को, यानी आपका जो कंपनी के मालिक है उनको क्या मिलेगा, इस लाभ का अंश। पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा सबको, इसका एक अंश, एक हिस्सा मिलेगा। इसलिए ऑनर को क्या मिलता है, यहां पर डिविडेंड मिलता है। क्लियर है बात। और शेयर होल्डर ने, जितना शेयर होल्डर, हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं एक कंपनी में, ये देखो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं, और इन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा है और कंपनी के फंड को रेज किया है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से कंपनी अपने फंड को रेज कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन कंपनी का हिस्सा कंपनी अपना हिस्सा देती है शेयर होल्डर को, तो ये कहलाते हैं कंपनी के ऑनर। ठीक है, एक तरीका हो गया आपका शेयर इशू करके। इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है। इनके बारे में हमने तमाम डिस्कशन कर लिया है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर जो टोटल मार्केट पर डिपेंड करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा हिस्सा होगा, कम प्रॉफिट हुआ कम हिस्सा मिलेगा, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं हिस्सा मिलेगा। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले का है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले का एक रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, जैसे 6% 7% प्रेफरेंस शेयर, तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। लेकिन दोनों कंपनी के ऑनर हैं, और कंपनी का जो रियल ऑनर है इक्विटी शेयर होल्डर वाले, उनको कंपनी का वोटिंग राइट होता है कंपनी में, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन सकते हैं। क्लियर है। तो ये तमाम बातें हमने कर ली है। तो कंपनी का फंड रेज करना है एक शेयर इशू करके। दूसरा कंपनी के पास तरीका है कि कंपनी अपने फंड को रेज करे, लेकिन इस बार हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। इस बार हिस्सेदारी ना देगी कंपनी, हिस्सेदारी नहीं देगी कंपनी। इस बार फंड रेज करेगी क्या करके, तो लोन लेगी कंपनी भी लोन ले सकती है। कंपनी लोन लेगी तो क्या इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। क्या इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। किसके बीच में इशू करेगी, तो पब्लिक के बीच में, जो पब्लिक हैं उनके बीच में डिबेंचर इशू करेगी। डिबेंचर क्या है, तो आपका लोन है, यानी कंपनी अपने फंड को रेज करेगी डिबेंचर इशू करके, यानी इस पब्लिक से कंपनी अपने फंड को लोन लेकर के रेज करेगी, लेकिन हिस्सेदारी कंपनी का नहीं देगी। तो ये पब्लिक जो डिबेंचर खरीदा है कंपनी का, जिसने डिबेंचर खरीदा है, ये बन जाएंगे डिबेंचर होल्डर। ये क्या बनेंगे, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे ये सारे लोग, क्योंकि कंपनी का डिबेंचर खरीदा है। अब डिबेंचर के फॉर्म में ये लोग जो आपके डिबेंचर होल्डर हैं, ये कंपनी को क्या दिए हैं, लोन दिया है। इन्होंने कंपनी को क्या दिया है, कंपनी को लोन दिया है। और लोन जो है एक समय के बाद कंपनी को वापस करना होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 10 साल तक कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप 10 साल तक डिबेंचर जो है इशू कर सकते हो, 10 साल के लिए लोन ले सकते हो। 10 साल से ज़्यादा के तब आप लोन ले सकते हो जब आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंपनी काम कर रही हो, तो 10 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी लोन ले सकती है, लेकिन वो भी मैक्सिमम 30 साल तक ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर फंड रेज कर रही है कंपनी लोन लेके। पहला है कंपनी पब्लिक को हिस्सा दी, कंपनी में जो शेयर होल्डर थे उसको हिस्सा दी, लेकिन यहां पर कंपनी लोन ली है, तो ये है कंपनी के डिबेंचर होल्डर, और इनको कंपनी का हिस्सा नहीं दिया गया है। ये कौन है कंपनी के, ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। कौन है कंपनी के, क्रेडिटर्स है, यानी लेनदार है। कंपनी को इन्होंने पैसा दिया है, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए, अपने फंड को रेज करने के लिए, जो भी इनका काम होगा वो करेंगे। बदले में ये कंपनी के कौन बन गए, क्रेडिटर। यहां पर शेयर होल्डर कौन थे, ऑनर, कंपनी का हिस्सा, लेकिन कंपनी को इन्होंने लोन दिया है, तो ये हिस्सा नहीं दिया है, लोन दिया है, तो ये बन गए कंपनी के कौन, क्रेडिटर, यानी लेनदार। और इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। इनको लोन पे क्या मिलता है, लोन पर मिलता है इंटरेस्ट, तो इन्हें क्या मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। और डिबेंचर जो होता है उसके पीछे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। और ये जो डिबेंचर है एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट के रूप में डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि किस तरीके से, किस डेट को डिबेंचर इशू किया गया है, कितना लोन लिया गया है, कितना उसमें परसेंटेज है, और कब उसको रिडीम किया जाएगा, यानी लोन का रीपेमेंट कब किया जाएगा, वो डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है।
तो इस तरीके से जो है वो कंपनी लोन लेती है और अपने फंड को रेज करती है। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। शेयर होल्डर ऑनर डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन क्यों लेती है, बैंक से लोन क्यों नहीं लेती है। इसमें कंपनी का भी कुछ फायदा होगा, इसमें डिबेंचर होल्डर का भी कुछ फायदा होगा, यानी पब्लिक का भी कुछ फायदा होगा। कंपनी का फायदा होगा तभी कंपनी बैंक से लोन ना लेकर के किससे लोन लेती है, पब्लिक से। और पब्लिक का भी कुछ फायदा होगा कि कंपनी जो है वो बैंक में पैसा जमा करके जो इंटरेस्ट ना लेकर के कंपनी को पैसा देती है, लोन देती है। तो दोनों का कुछ ना कुछ यहां पर फायदा होगा, तभी ये दोनों लोग आपस में जुड़े हैं। क्लियर है। अब क्यों जुड़े हैं, क्या फायदा है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है कंपनी फॉर्म ऑफ की बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका। इससे आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, और अगर इसको फंड रेज करना है तो अपने पॉकेट से फंड रेज करता है या बैंक से लोन ले सकता है। अगर हम बात करें इससे बड़ा बिजनेस जो होता है आपका पार्टनरशिप, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है, पार्टनरशिप का बिजनेस, इसमें 2 से लेकर के आपके 50 पार्टनर तक होते हैं, और इनको भी अगर फंड रेज करना है तो ये भी अपने पॉकेट से पैसा लगाते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो अपने पॉकेट से पैसा ना लगा के पब्लिक से पैसा उठाती है। किस फॉर्म में, तो शेयर के फॉर्म में या डिबेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे यहां पर कि क्या फायदा है कंपनी को। अभी शेयर की बात हम नहीं करेंगे, शेयर के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया है, और हमने ये भी जान लिया है कि किस तरीके से शेयर इशू करते हैं, क्या जनरल एंट्री उसका बनता है, किस तरीके से कंपनी जो है शेयर को फॉरफिट करती है, किस तरीके से कंपनी उसको री इशू करती है, ये सब कुछ हमने जान लिया है। अब अगर हम डिबेंचर की बात करें तो थोड़ा सा हम आपको कंपेयर करके बताएंगे। शेयर की बात करें तो शेयर पार पे इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। अगर हम डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर जो है एट पार पे इशू किया जा सकता है, यानी अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो आप उसे 100 रुपए में इशू कर सकते हो। डिबेंचर को इशू किया जा सकता है एट प्रीमियम, यानी अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो आप इसको 110 रुपए में इशू कर सकते हो। डिबेंचर को एट डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, यानी अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो आप उसे 90 रुपीज या 80 रुपीज में इशू कर सकते हो। तो डिबेंचर के केस में आप 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए पे इशू कर सकते हो, यानी एट पार पे इशू कर सकते हो। आप 100 रुपए के डिबेंचर को 110 रुपए पे इशू कर सकते हो, यानी एट प्रीमियम पे आप इशू कर सकते हो। और डिबेंचर के केस में आप डिस्काउंट पर भी शेयर को इशू कर सकते हो, यानी 100 रुपए के डिबेंचर को आप 90 रुपीज में, 80 रुपीज में इशू कर सकते हो। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो बिल्कुल छूट देता है डिबेंचर के केस में। एक बात और मैंने आपको बताया था, शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर यानी लोन को फॉरफिट नहीं किया जा सकता है, लोन को जब्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या केस बनता है कंपनी, अगर मान लो कि इंस्टॉलमेंट का पैसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का जो पैसा है, तो अगर मान लो कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा देने से कोई मना करता है, तो उस केस में कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर पे कोर्ट केस कर सकती है, लेकिन उनके डिबेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकती है, क्योंकि डिबेंचर जो है, लोन जो है, उसे कंपनी फॉरफिट नहीं कर सकती, लोन को कोई फॉरफिट नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि डिबेंचर जो है आपका, जब लोन को फॉरफिट ही नहीं किया जा सकता है तो उसे री इशू करने की बात ही क्या है। तो फिर यहाँ पर आपका कुछ फॉरफिट ही नहीं करेंगे तो री इशू क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और पब्लिक भी क्यों कंपनी को लोन देती है, क्या इनके बीच में है जो ऐसा क्या प्रॉफिट है कंपनी को, कंपनी क्यों बेवकूफ़ नहीं है और डिबेंचर होल्डर भी क्यों बेवकूफ़ नहीं है। ये दोनों बातें हम समझते हैं। दोनों का मकसद एक दूसरे से पूरा हो रहा होगा, तभी कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और तभी डिबेंचर होल्डर जो है, यानी जो पब्लिक है, वो कंपनी को लोन दे रही है। दोनों
क्या फ़ायदा है दोनों को, ये हम समझने की फिलहाल कोशिश करते हैं। तभी तो कंपनी पब्लिक के बीच में डिबेंचर इशू करती है। अगर डिबेंचर पब्लिक के बीच में नहीं तो कंपनी बैंक से भी तो लोन ले सकती है। तो कंपनी बैंक से ना लोन लेके क्यों लेती है पब्लिक से, ये बात अब हम समझते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं हम सारी चीज़ें। छोटी सी बात हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी डिटेल में जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो बाद में हम करेंगे। फिलहाल हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है कंपनी को, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कुछ भी। 1 लाख का रिक्वायरमेंट जो है कंपनी शेयर इशू करके भी पूरा कर सकती है, डिबेंचर इशू करके भी पूरा कर सकती है। तो फिलहाल हम यहां पे बात करेंगे कंपनी 1 लाख का रिक्वायरमेंट डिबेंचर इशू करके पूरा कर रही है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि डिबेंचर की, डिबेंचर 10% डिबेंचर है। कितना परसेंट डिबेंचर है? 10%, यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। यानी जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 10%। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो 8% के रेट से, यहाँ पर अगर बैंक से लोन लेती है मान लो कंपनी, तो 8% के रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेगी। और यहाँ पर कंपनी डिबेंचर होल्डर को कितना पे करेगी? 10%। तो फिर 10% आपको लग रहा होगा कि बताइए कंपनी को किससे लोन लेना चाहिए? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना होगा 10%, बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा 8%। तो आप यहां पर बताइए कि कंपनी को किससे लोन लेना चाहिए? आप बोलोगे यहां पर एक बार दिमाग में आएगा कि 8% तो ज़्यादा सस्ता है। अगर हम कंपनी बैंक से लोन लेगी तो 8% देगी, तो इसका मतलब कि कंपनी को फायदा है, क्योंकि 8% तो कम है, 10% से कम है, तो कंपनी को फायदा है। लेकिन कंपनी बेवकूफ नहीं है। क्या होता है ये बात समझिए। अगर बैंक से लोन लेती है कंपनी तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? यहां पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने का लोन लेना है? 1 लाख रुपए का यहां पर मान लो लोन लेना है। 1 लाख रुपए का लोन लेना है। अब कंपनी मान लो कि बैंक से लोन लेने जाती है, मान लो 3 साल के लिए लोन लेना होगा, तो बैंक वाला क्या कहेगा कि हम जो है आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, आपको ले जाना है, आप एक बार में 1 लाख रुपए लेके जाइए, आप इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% से पे करिएगा, ये बैंक वाला कहेगा। तो पहले साल की बात करेगा हम, तो 8% के हिसाब से 8,000 रुपया एज अ इंटरेस्ट पे करना होगा कंपनी को। फिर दूसरे साल 8,000 रुपया, और तीसरे साल भी आपका मान लो 8,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना होगा। तो टोटल कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना होगा? 24,000। 8, 16 और 24, तो तीनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो यहां पर 24,000 का कंपनी को इंटरेस्ट बैंक को पे करना होगा। क्लियर है? लेकिन दूसरे तरफ अगर हम डिबेंचर की बात करें, दूसरे तरफ अगर हम डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर कितना है? 10%। यहां पर कंपनी जो है उसको 8% इंटरेस्ट देना पड़ा। अब डिबेंचर है, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कंपनी को 1 लाख का रिक्वायरमेंट एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो कि अगर आप घर बनाना स्टार्ट करते हो, एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, आप अपना घर बनाना चाहते हो। घर में मान लो एस्टिमेटेड अमाउंट है आपका 10 लाख रुपए पूरे लग जाएंगे घर बनाने में, कंप्लीट करने में। लेकिन क्या 10 लाख का जरूरत एक ही बार है? क्या अगर आप एक बार में 10 लाख रुपए रख दोगे सामने तो क्या एक बार में आपका घर बन जाएगा? नहीं। पहले आप जमीन में गड्ढा करवाओगे, उसमें पिलर लगेगा, धीरे धीरे आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो पैसे का रिक्वायरमेंट एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले आप सीमेंट मंगाओगे, बालू मंगाओगे, है ना, ईंट मंगाओगे, ये सारे तमाम चीज़ें का आप इस्तेमाल करोगे और गड्ढा करोगे, पिलर लगाओगे, ईंट मंगाओगे, तब फिर आप उसकी छत की ढलाई करोगे। तो एक प्रोसेस है, एक बार में 10 लाख रुपए आपका नहीं लगेगा। तो कंपनी को भी जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो एक बार में नहीं है। एक बार में कंपनी को 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। कंपनी क्या है, मान लो कि पहला कंपनी को चाहिए 40,000 रुपीज चाहिए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मान लो कि डिबेंचर होल्डर से
40,000 रुपया यहाँ पर लिया गया, 40,000 रुपये यहाँ पर लिया गया। तो बताइए 40,000 का अगर इंटरेस्ट बोला जाए 10% के हिसाब से तो कितना आएगा, 4,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा पहला साल। दूसरा साल फिर मान लो कि दूसरा इंस्टॉलमेंट में जो है यहाँ पर बात करें तो कंपनी को 1 लाख में से फिर 40,000 रुपये का रिक्वायरमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, 40,000। दूसरा इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी को कितना है, 40,000 का रिक्वायरमेंट है। तो बताइए कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो 40,000 पहले और अब फिर से 40,000, तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज यहाँ पर इंटरेस्ट बैठता है। ठीक है, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में कंपनी को कितने का रिक्वायरमेंट होगा, 40,000 80,000 का तो लोन ले चुकी है, अब 20,000 का और लास्ट में इंस्टॉलमेंट मांगेगी कंपनी। तो अब कंपनी को फिर से इंटरेस्ट देना होगा 40 40 80 और 20, अब 1 लाख पर इंटरेस्ट देना होगा। 1 लाख का 10% करोगे तो ये आपका 10,000 रुपये आएगा। तो ये आपका लास्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपये बैठा। अब तीनों को देखिए, 10 8 18 और 4 22,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ेगा। कितना, 22,000 रुपये डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 10% के रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को, और बैंक वाले को 8% से जो है कंपनी वो इंटरेस्ट पे कर रही है। बताइए महंगा कौन है, 8% आपने जो बैंक से लोन लिया है, कंपनी ने किससे लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, टोटल कंपनी को 24,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। लेकिन वही अगर 10% के रेट से डिबेंचर होल्डर्स से लोन लिया है, यानी पब्लिक से लोन लिया है कंपनी ने, तो यहां पर ओनली 22,000 रुपीज इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट पे करना होगा कंपनी को। तो सस्ता कौन, सस्ता आपका पब्लिक से लोन लेना है, ना कि बैंक से लोन है। यानी कंपनी किससे लोन लेगी, तो भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी को फायदा है कितने का, तो यहां पर देखो 2,000 रुपए का ऐसे ही फायदा हो जा रहा है। यानी कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने के बावजूद जो इंटरेस्ट बैठेगा वो कम बैठेगा, कम देना होगा डिबेंचर होल्डर को। अब डिबेंचर होल्डर का क्या फायदा है, देखिए ये सारे मान लो डिबेंचर होल्डर है, पब्लिक है, इनका क्या फायदा है, ये पैसा कंपनी बैंक में रखेंगे तो 8% से मिलेगा, कंपनी को अगर देंगे तो कंपनी से कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो यहां पर डिबेंचर होल्डर का भी फायदा है, डिबेंचर होल्डर का फायदा है कि इनको जो पैसा कंपनी को देंगे उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी का फायदा है कि 10% देने के बावजूद इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। तो दोनों का एक दूसरे से फायदा है, इसीलिए कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन लेती है, वो पब्लिक से फंड रेज करती है लोन लेकर के। अब अगर हम डिबेंचर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कहां फायदा है लोन लेने का या लोन देने का, कहां फायदा है। अगर आप बैंक में, ठीक है मानते हैं कि बैंक में आप सिक्योर्ड महसूस करोगे, कोई भी पैसा आप कंपनी को दो या बैंक में जमा करो, अगर आप बैंक में जमा करते हो तो अपने आप को सेफ फील करते हो, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जो मेरा जो हम दिया गया लोन है या जो पैसा है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर आप कंपनी को दोगे तो एक डर बना रहेगा, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलेगा। और कंपनी को क्यों लोन देते हो, क्योंकि कंपनी का जब लोन लेती है तो इसके अगेंस्ट मॉर्गेज के तौर पे एज अ सिक्योरिटी कंपनी का जो डिबेंचर होता है वो सिक्योर्ड होता है, यानी एसेट को गिरवी रख के कंपनी लोन लेती है, यानी सारा डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड होता है। अब अगर मान लो कि कंपनी हाथ खड़ा कर दी कि हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, जो लिया गया डेट है, कर्ज है, लोन है, उसे हम नहीं चुका पाएंगे, तो कंपनी को अपने एसेट को बेच करके लोन को वापस करना होगा डिबेंचर होल्डर को। क्लियर है बात यहां पे। तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर बैंक के तरफ ना जाकर के ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण कंपनी की तरफ चला जाता है और इनको वहां पर ज्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोनों का एक दूसरे से फायदा है। क्लियर है बात। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा इधर हो गया है। हाँ देखो, चलिए 8,000 रुपये करके आप इसको देख लेना, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर बगल में, कोई बात नहीं। तो 8,000 करके है यहाँ पे, आप इसको देख लेना। चलिए, बैंक से लोन लेगी 8,000 इंटरेस्ट, 8,000 24,000 रुपये, और यहाँ पर अगर डिबेंचर से लेती है तो 40 और 20, तो इंटरेस्ट यहाँ टोटल बैठता है, तीनों को जोड़ दो 22,000 और यहाँ पर 24,000 रुपये। क्लियर है। चलिए
चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि कंपनी को किस में फ़ायदा है और डिबेंचर होल्डर को किस में फ़ायदा है। तो एक दूसरे को, एक डिबेंचर होल्डर इसलिए कंपनी को लोन देती है, यानी डिबेंचर जो है यानी पब्लिक जो है वो कंपनी को लोन देती है। इसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे कि शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम रीड करके आपके बुक से ही आपको बताएंगे। डीके गोयल के बुक से पेज नंबर 8.3 आप देख लेना, वहाँ से आपको डिफरेंस बताएंगे और फिर हम आपको इसका जर्नल एंट्री समझाएंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री आपका बनता है डिबेंचर के केस में, और फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सारा आपको दिखाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।